समस्त छात्राध्यापकों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस कोरोना जैसी महामारी ने भारत को ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व को प्रभावित कर रखा है और इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि अपने आप को पूर्ण रूप से अपने घरों में ही सुरक्षित रखें। साथ ही साथ आपका अध्ययन का जो कार्य है उसको भी पूर्ण ऊर्जा एवं सकारात्मक दृष्टि के साथ आप उस कार्य को करते रहें और आपके शैक्षिक सहयोग के लिए हम समय समय पर अपने विषय से संबंधित मार्गदर्शन क्लासों की वीडियोस आपको प्रेषित करते रहेंगे। इसी क्रम में 2 ईयर B.Ed द्वितीय वर्ष के छात्राध्यापकों का एक अनिवार्य प्रश्न पत्र है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन एवं समावेशी विद्यालयों का सृजन एवं निर्माण। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम टॉपिक वाइज विस्तृत अध्ययन करते जाएंगे। इसी कड़ी में आज हम इसकी जो प्रथम यूनिट है जिसका नाम है शैक्षिक प्रबंधन का परिचय, इसके अंतर्गत हम इसका जो फर्स्ट कंटेंट है शैक्षिक प्रशासन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में सबसे पहले हमें इसके अर्थ को जानना आवश्यक होगा। शैक्षिक प्रशासन के अध्ययन से पहले सबसे पहले हम प्रशासन शब्द का अर्थ को समझेंगे। प्रशासन शब्द अंग्रेजी भाषा के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह लैटिन भाषा के 2 शब्द एड प्लस मिनिस्टर से मिलकर बना है, जिसका सामान्य अर्थ होता है कार्य करना या सेवा करना और देखभाल करना तथा व्यवस्था करना। फलतः यह शब्द जनता के कार्यों को करने एवं देखभाल करने से जुड़ा हुआ है। प्रशासन में शासन तथा सेवा दोनों का ही समावेश होता है। इस प्रकार प्रशासन को एक सेवा तथा सहयोगी कार्य कहा जाता है। शिक्षा प्रशासन पूर्ण रूप से शिक्षा से संबंधित है। आप और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र अति व्यापक एवं विस्तृत है। अतः शिक्षा को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए शिक्षा में भी प्रशासन की आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का संगठन, शिक्षा का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। इस प्रकार प्रशासन का संबंध किसी भी संस्था या संगठन के अंतर्गत प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले व्यक्तियों तथा उनकी क्रियाओं में आपस में समन्वय से है। शिक्षा प्रशासन की प्रक्रिया द्वारा कार्यकर्ताओं के प्रयासों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है एवं प्रयुक्त सामग्री का प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है कि वह मानवीय गुणों के विकास में सहायक हो सके। यह प्रक्रिया केवल बालक एवं नवयुवकों के विकास से ही संबंधित नहीं है, वरन प्रौढ़ों एवं समस्त कार्यकर्ताओं के विकास में भी सहायक होती है। शिक्षा संस्थाओं के प्रशासन के अंतर्गत समस्त संबंधित व्यक्तियों के कार्यों एवं विचारों में समन्वय स्थापित करती है, जिससे विद्यालय के द्वारा
निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति करने में सफल हो सके। शिक्षा प्रशासन शिक्षण तथा सीखने के कार्यक्रमों के विकास को प्रोत्साहित करती है। शिक्षा प्रशासन का संबंध न केवल मानवीय तत्वों से है वरन विद्यालय के भौतिक तत्वों से भी इसका संबंध रहता है। अतः शैक्षिक प्रशासन का कार्य होता है कि विद्यालय के अंदर मानवीय एवं भौतिक जो भी संसाधन उपलब्ध है उनका समुचित रूप से समन्वय स्थापित करके शिक्षा प्रक्रिया को भली भांति संचालित करता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मानव के वैयक्तिक विभिन्नताओं, उसकी योग्यताओं, उसकी प्रतिभाओं एवं उसकी उपलब्धियों और उसकी शैक्षिक समस्याओं से अधिक रहता है। इस प्रकार शिक्षा प्रशासन का अर्थ जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि उसका संबंध किससे है। शैक्षिक प्रशासन का संबंध मुख्य रूप से 3 तथ्यों से रहता है। नंबर 1, शिक्षा संबंधी नीति का निर्धारण करना। नंबर 2, शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करना। और नंबर 3, क्रियान्वित की गई योजनाओं का उचित मूल्यांकन करना। ये शैक्षिक प्रशासन का मुख्य कार्य होता है। इस प्रकार से हमने देखा शैक्षिक प्रशासन का अर्थ होता है कि विद्यालय के अंदर जो भी मानवीय एवं भौतिक संसाधन है उसका इस प्रकार से समन्वय करना ताकि बालकों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। शैक्षिक प्रशासन का सामान्य अर्थ जानने के बाद अब हम शैक्षिक प्रशासन की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई मुख्य परिभाषाओं को हम देखेंगे। इसी क्रम में प्रमुख शिक्षाविद है डॉक्टर S.N. मुखर्जी। उन्होंने शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करते हुए लिखा कि शिक्षा प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संबंधों की व्यवस्था से भी संबंधित होता है। अर्थात S.N. मुखर्जी सर बता रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन का संबंध वस्तुओं से हमारा तात्पर्य है भौतिक वस्तुएं जो विद्यालय के अंदर उपस्थित होती है, उनके साथ साथ मानवीय संसाधन के अंदर समस्त चीज़ें आ जाएगी, चाहे प्राचार्य हो, प्रबंधन कमेटी हो, स्टाफ्स हो, कार्यालय हो, जितने भी मानवीय संसाधन है उनकी व्यवस्था से संबंधित होता है। दूसरी परिभाषा डॉक्टर L.S. चंद्रकांत ने इस प्रकार से प्रस्तुत की है। यद्यपि शैक्षिक प्रशासन की कोई एक सर्वमान्य स्वीकृत परिभाषा नहीं है, फिर भी इसका संबंध व्यक्तियों के अच्छे समूह तथा उनकी क्रियाओं से संबंधित होता है। यानी कि S.N. चंद्रकांत जी हमें बता रहे हैं कि शैक्षिक प्रशासन की कोई सर्वमान्य परिभाषा हम नहीं दे सकते, लेकिन शैक्षिक प्रशासन का तात्पर्य यह है कि शैक्षिक प्रशासन की जो अच्छे व्यक्ति हैं उनके समूह की जो क्रियाएं हैं उसका तात्पर्य होता है। नंबर 3, डॉक्टर G.S. वर्मा ने शैक्षिक प्रशासन को परिभाषित करते हुए लिखा कि शैक्षिक प्रशासन अपने विभिन्न प्रशासकीय तत्वों के रूप में एक समन्वित कार्य है। कार्य से तात्पर्य है एक टास्क है, कोई एक कार्य होता है जिसको भौतिक एवं मानवीय तत्व मिलकर के उसको समन्वित करते हुए व्यवस्थित रूप से कार्य करते हैं। इसी साथ में शैक्षिक प्रशासन को
शैक्षिक प्रशासन की एक अति व्यापक एवं विस्तृत परिभाषा डॉक्टर लूथर गुलिक ने दी है। उनके अनुसार शैक्षिक प्रशासन का विश्लेषण अति व्यापक अर्थों में उन्होंने प्रस्तुत किया, जिसके लिए उन्होंने पोस्ट कॉर्ब की संरचना प्रस्तुत की। इसको हम पोस्ट कॉर्ब, जिसका तात्पर्य होता है POSDCORB, इसको हम विस्तृत रूप से इसकी प्रत्येक मीनिंग का हम विवेचना करेंगे। सबसे पहले पी से तात्पर्य होता है प्लानिंग। प्लानिंग से तात्पर्य है योजना बनाना, यानी कि किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए सबसे पहले उसकी प्लानिंग की जाती है, योजनाओं का निर्माण किया जाता है। दूसरा ओ से तात्पर्य है ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत योजना से संबंधित जो लक्ष्यों का हमने निर्धारण किया है तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण किया जाता है। एस से तात्पर्य होता है स्टाफिंग, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए मानवीय शक्ति की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टाफ की नियुक्ति की जाती है। डी से तात्पर्य होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन का तात्पर्य होता है निर्देश, यानी कि कोई भी टीम किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके लिए उसको समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है, ताकि जो लक्ष्य का निर्माण किया गया है सही निर्देशन के द्वारा हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। उसके बाद सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का तात्पर्य होता है समन्वय स्थापित करना, यानी कि इस लक्ष्य में शिक्षा संबंधित सभी गतिविधियों से संबंधित कार्यक्रमों की समय समय पर सूचना प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत अभिलेखों का तैयार किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है और उनके अंदर क्या कमियां रही है और क्या उसमें हम सुधार कर सकते हैं, इससे संबंधित अनुसंधान का कार्य किया जाता है। और उसके बाद आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग, यानी कि प्रतिवेदन तैयार करना। जो लक्ष्य हमने निर्धारण किया था उस लक्ष्य की हमने कहाँ तक प्राप्ति कर ली और क्या कमियां रह गई, इसके लिए हम उसकी क्या करते हैं, प्रतिवेदन तैयार करते हैं। और प्रतिवेदन तैयार करने के बाद उसका हम पुनः उसके ऊपर निरीक्षण एवं अनुसंधान का कार्य करते हैं। और अंतिम इसका वर्ड है बी, यानी कि बजटिंग। आप और हम जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए, क्योंकि भौतिकवादी युग है और भौतिकवादी युग में किसी भी कार्य को करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। तो शैक्षिक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए विद्यालय के अंदर मानवीय एवं भौतिक संसाधनों की आपूर्ति के लिए उसके लिए भी किसकी ज़रूरत होती है, वित्त की ज़रूरत होती है, यानी कि बजट तैयार किया जाता है। यह पोस्ट कॉर्ब का अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि समस्त शैक्षणिक क्रियाओं तथा गतिविधियों की व्यवस्था के लिए हमें उपयुक्त धन की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था तथा अन्य लेखा जोखा इसी के अंतर्गत तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शैक्षिक प्रशासन को अति व्यापक एवं विस्तृत रूप से परिभाषित करने में लूथर गुलिक जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार से शैक्षिक प्रशासन की परिभाषाओं के ऊपर प्रकाश डालने के बाद हम अगली जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।